आगरा में दिन दहाड़े हुई सोना लूटकांड मामले में 2 घंटे के भीतर ही 2 बदमाशों को पुलिस ने ढेर कर दिया था, तो वहीं तीसरे आरोपी ने पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया है। लेकिन अब तलाश है पुलिस को इस पूरे लूटकांड के मास्टरमाइंड नरेंद्र उर्फ लाला की, जो अब भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। देखिए 2 का एनकाउंटर, तीसरे का सरेंडर। अब तेरा क्या होगा लाला। एक लूटकांड से मची आगरा में खलबली। दो घंटे में 2 बदमाश पुलिस ने किए ढेर। लूटकांड के तीसरे आरोपी ने किया सरेंडर। जुलाई की सुबह आगरा के कमला नगर इलाके में बने मन्नपुरम गोल्ड बैंक की दफ्तर पर बदमाशों ने लूटकांड की वारदात को अंजाम दिया था और 18 किलो सोना और करीब 6 लाख रुपए लेकर फरार हो गए थे। इस वारदात के 2 घंटे बाद ही अहमदपुर इलाके में बदमाशों की लोकेशन ट्रेस हुई और फिर एनकाउंटर में 2 बदमाशों को पुलिस ने ढेर कर दिया था, जिनके पास से लूट का आधा सामान बरामद हो गया था। जिसके बाद आगरा पुलिस लगातार अपनी पीठ थपथपा रही थी और इस लूटकांड में शामिल बाकी बदमाशों की गिरफ्तारी का दावा कर रही थी। लेकिन 72 घंटे से ज्यादा बीतने के बाद भी किसी भी बदमाश की गिरफ्तारी तक पुलिस का हाथ नहीं पहुंच पाया है। लूटकांड का सरगना पुलिस की पकड़ से दूर। वारदात के बाद जब पुलिस ने इसी वारदात में शामिल बदमाशों के नाम पते खंगालने शुरू किए तो सामने आया फिरोजाबाद का कुख्यात बदमाश नरेंद्र उर्फ लाला का नाम, जिसको पकड़ने के लिए लगातार पुलिस दबिश डाल रही है। लेकिन 72 घंटे से ज्यादा बीत चुके हैं। नरेंद्र उर्फ लाला लगातार पुलिस को छका रहा है, जिसके बाद पुलिस ने नरेंद्र उर्फ लाला पर घोषित किया इनाम। नरेंद्र उर्फ लाला पर 1 लाख का इनाम घोषित। बदमाश नरेंद्र को पकड़ने के लिए लगी 1 दर्जन टीमें। लूटकांड में शामिल बदमाशों की तलाश में पुलिस। आप देख रहे हैं बहुत ही बड़ी घटना हुई है, चूँकि काफ़ी ज़्यादा कैश और ज्वेलरी गई है। उसी हिसाब से अपराधियों के और इनके जो पुराने क्रिमिनल हिस्ट्री को देखते हुए नरेंद्र पर फिलहाल 50,000 का इनाम किया गया है और एडीजी सर को रिपोर्ट आज भेजी जा रही है कि वो 1 लाख का इनाम इस पर बढ़ा के कर दें। जो इनके साथी इस अभियुक्त अलग अलग जगहों के रहे हैं, उन सब जगहों पर वेरिफिकेशन टीम्स गई हुई हैं। हम लोग कई लाइन पे काम कर रहे हैं। एक सीसीटीवी की टीम है जो पूरे सीसीटीवी वॉच कर रही है। दूसरी टीम जो सर्विलांस मॉनिटरिंग कर पा रही है जहाँ जहाँ जो हमें सस्पेक्टेड नंबर्स मिल रहे हैं। तीसरी टीम है जो मैनुअल सर्विलांस कर रही है और फील्ड से जाके जानकारियाँ इकट्ठी कर रही है। चौथी टीम जो पूरी क्रिमिनल हिस्ट्री और क्राइम रिकॉर्ड्स का एनालिसिस कर रही है। दरअसल पुलिस को सरगर्मी से नरेंद्र उर्फ लाला की तलाश है, जो इस लूटकांड का मास्टरमाइंड बताया जा रहा है और फिरोजाबाद का कुख्यात अपराधी है। नरेंद्र का पूरा कुनबा ही जराइम की दुनिया में सक्रिय रहा। फिरोजाबाद का कुख्यात अपराधी है नरेंद्र उर्फ लाला। हाल ही में जेल से छूटा है नरेंद्र का पूरा कुनबा अपराध की दुनिया में सक्रिय है। नरेंद्र के दोनों भाइयों का हो चुका है एनकाउंटर। वहीं नरेंद्र की बहन भी बताई जाती है शार्प शूटर। लूटकांड में शामिल बाकी बदमाशों की तलाश के लिए लगातार पुलिस प्रयास कर रही है, लेकिन पुलिस की रडार पर नरेंद्र उर्फ लाला है। बताया जा रहा है कि इसी नरेंद्र उर्फ लाला ने लूटकांड का प्लान तैयार किया था। जिसके बाद 20 मिनट में वारदात को अंजाम दिया गया। 18 किलो सोना और 6 लाख रुपए लूट लिए गए। सीसीटीवी कैमरे में कैद हुए थे लुटेरे। ज्वेलरी बॉक्स में लगा था जीपीएस ट्रैकर और इसी जीपीएस की मदद से बदमाशों की लोकेशन ट्रेस हुई थी। जिसके बाद एतमादपुर इलाके में मिली थी बदमाशों की लोकेशन और खंदौली रोड पर पुलिस ने बदमाशों को घेर लिया था। पुलिस की कार्रवाई के दौरान बदमाश एक दुकान में घुस गए थे, जहां पुलिस पर फायरिंग की थी और फिर पुलिस की जवाबी कार्रवाई में बदमाशों को गोली लगी, जहां से उनको अस्पताल ले जाया गया, लेकिन इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। वहीं दोनों बदमाशों के पास से लूट का आधा माल बरामद हो गया था। उसमें अभी हमारे कम से कम 3 से 4 अपराधी ऐसे हैं जो शेष है। 5 से 6 लोग 100% इस घटना में शामिल हैं। इसमें हमें सिर्फ यह देखना है कि 6 के 6 इन्वॉल्व हैं। 5 की तो पुष्टि हो ही गई है कि 5 लोग हैं और 6वें का क्या रोल है।
इसके अलावा ऐसा तो नहीं कि कोई और साथी इनका बाहर था जो कोऑर्डिनेट कर रहा था अंदर चीज़ों को, तो अभी वो सब हमें नहीं जानकारी हुई है, क्योंकि जो एक्सचेंज ऑफ फायर में हमें पूछताछ का समय नहीं मिल पाया। तो अब जो भी पूछना है वो उन बचे हुए अपराधियों से ही हम पूछ पाने की स्थिति में हैं। पुलिस एनकाउंटर में मारे गए मनीष और निर्दोष फिरोजाबाद के रहने वाले थे। नरेंद्र उर्फ काला के संपर्क में थे मनीष और निर्दोष। नरेंद्र हर वारदात के लिए नए लोगों की करता था भर्ती। फिलहाल नरेंद्र उर्फ लाला लगातार पुलिस को छका रहा है और पुलिस को तलाश है इस कुख्यात अपराधी की, जिसके बाद न सिर्फ मन्नपुरम बैंक में हुई लूट का पूरी तरह खुलासा हो पाएगा, साथ ही कई और अनसुलझी वारदातों का खुलासा हो सकता है। मणप्पुरम गोल्ड लोन डकैती कांड में फरार चल रहा नरेंद्र उर्फ लाला को आगरा पुलिस को सरगर्मी से तलाश है। आईजी रेंज नवीन अरोरा ने 50,000 का इनाम घोषित कर दिया है। वहीं 1 लाख के इनाम के लिए फाइल एडीजी जोन राजीव कृष्ण के पास पहुंच चुकी है। वहीं दूसरी तरफ करीब 1 दर्जन टीम नरेंद्र उर्फ लाला और बाकी साथियों को ढूंढने में दिन रात एक किए हुए हैं। जल्द से जल्द पकड़ना है और ऐसे में तमाम जो आगरा के जो अधिकारी हैं, जो तमाम जो पुलिस की टीमें हैं, वो इसी बात को लेकर लगी हुई हैं कि जल्द से जल्द नरेंद्र उर्फ लाला जिंदा या मुर्दा आगरा पुलिस की शिकंजे में हो। आगरा से नितिन उपाध्याय, एबीपी गंगा। पुलिस ने एक ऐसे शातिर गैंग को गिरफ्तार किया है जो ऑन डिमांड बाइक चोरी करने का काम करते थे। यानी पहले बाइक की डिमांड आती थी, फिर बाइक चोरी की जाती थी और पलक झपकते ही बाइक हो जाती थी छूमंतर। देखिए बुलेट गैंग का बच गया बैंड। बाइक की चोरी ऑन डिमांड, पुलिस के हत्थे चढ़ा बाइक चोर गैंग। अब तक आपने सुना होगा कि मनपसंद बाइक की डिलीवरी के लिए शोरूम पर अप्लाई करना पड़ता है, लेकिन ग्रेटर नोएडा में एक ऐसा गिरोह काम कर रहा था जो लोगों की डिमांड के हिसाब से बाइक की चोरी किया करता था और फिर सस्ते दामों पर होती थी उसकी डिलीवरी। ग्रेटर नोएडा पुलिस को लगातार बाइक चोरी की शिकायतें मिल रही थी और पुलिस को तलाश थी इस बाइक चोर गैंग की, और फिर पुलिस के हत्थे चढ़ गया पूरा का पूरा गिरोह। पुलिस ने 3 बाइक चोरों को किया गिरफ्तार। चोरों के कब्जे से बरामद हुई दर्जनों बाइक के साथ साथ कार भी हुई बरामद। दरअसल जब इस गैंग से पूछताछ हुई तो कई सनसनीखेज खुलासे हुए, जिसमें पता चला कि इनके पास सबसे ज्यादा बुलेट की डिमांड आती थी। पहले बुलेट मालिक की रेकी किया करते थे और फिर मौका पाते ही बुलेट पर हाथ साफ कर लिया करते थे। इनका मोडस ऑपरेंडी ये है कि ये लोग बुलेट को खासकर जो है वो ट्रैक करते थे और जहाँ बुलेट मिलती थी उसको पेचकस की सहायता से खोल के और वहाँ से ले जाते थे। उसके बाद इसको 30 से 35,000 के आसपास में जो है वो बेच देते थे। अभी हम लोग ये भी ट्रेस कर रहे हैं कि इन्होंने किस किस को बेची है और ये जितनी भी मोटरसाइकिल बरामद हुई हैं इनके वादियों को सूचना दे दी गई है। इनको आज गिरफ्तार किया गया और माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया। दरअसल बिस्तरक पुलिस की वाहन लुटेरों से मुठभेड़ हुई थी, जिसमें पुलिस के हत्थे 2 वाहन चोर चढ़े थे और जब उनसे पूछताछ हुई तो गैंग के और भी सदस्यों की जानकारी हुई। 3 वाहन चोर पुलिस ने किए गिरफ्तार। अंकित, सौरभ और अभिषेक चढ़े पुलिस के हत्थे। बाइक चोर गैंग ने बताई पूरी मोडस ऑपरेंडी। सुनसान जगह पर खड़ी बुलेट को बनाते थे निशाना, पेचकस की मदद से लॉक तोड़कर करते थे चोरी। ये आपको ज्ञात होगा अभी पीछे जो है वो एक पुलिस मुठभेड़ हुई थी इसी थाना अंतर्गत, जिसमें 2 लोगों को जो है वो पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान एक चोरी की गाड़ी थी क्रेटा, उसमें बरामद किया था और उनको जेल भेजा था। उसी क्रम में जो है उसके 3 साथी जिसमें अंकित, अभिषेक और सौरभ, इनको गिरफ्तार किया गया है और इनकी निशानदेही पे जो है वो 18 वाहन, जिसमें 16 2-पहिया वाहन हैं और 2 4-पहिया वाहन हैं, जिसमें से 9 बुलेट हैं, 1 अपाचे, 6 स्प्लेंडर हैं। इनको बरामद किया गया है और ये दिल्ली से, नोएडा से और गाजियाबाद से विभिन्न जगहों से चोरी हुई मोटरसाइकिलें हैं, जिसमें से लगभग 10 लोगों को हम अभी तक जो है वो ट्रेस कर चुके हैं। इस तरह से ये गैंग पूरे नोएडा में फैला हुआ है, जिससे जहां मौका मिलता था वो वहां बाइक चोरी की वारदात को अंजाम दे दिया करता था। चोरी की गाड़ी को ग्रामीण इलाके में बेचते थे, 30 से 35,000 में बेच देते थे बाइक। दिल्ली, नोएडा और गाजियाबाद था गैंग का ठिकाना। बुलंदशहर और अलीगढ़ में करते थे बाइक सप्लाई। ये बेसिकली एनसीआर में जो है ये वारदातों को अंजाम देते थे। दिल्ली से काफ़ी इन्होंने चुराई है, गाजियाबाद से भी गाड़ी ट्रैक की है
हमारे नोएडा से भी कुछ गाड़ियाँ ट्रेस हुई है, फेज 3 से 58 से। और ये पूरे वेस्टर्न यूपी में जो है वो बेचते थे, क्योंकि गांव देहात में ज़्यादा इनका इंटरेस्ट रहता था बेचने में। वहाँ पे जो है वो चोरी की गाड़ियों को खपाते थे ये लोग। और अभी तक इन्होंने जो है वो लगभग 20 गाड़ियाँ जो है वो हमारे पास जो संज्ञान है चोरी की बरामद हुई है या ट्रेस हुई है। बाकी और भी जो है वो ट्रेस की जा रही है। फिलहाल पुलिस ऑन डिमांड बाइक चोरी करने वाले गिरोह के अन्य सदस्यों की तलाश में जुटी हुई है। साथ ही उन लोगों की भी तलाश की जा रही है जिनको इस गैंग ने बाइक चोरी करके दी है। फिलहाल बाइक चोर गैंग के सभी सदस्यों को जेल भेज दिया गया है। एबीपी गंगा के लिए ग्रेटर नोएडा से रविंद्र जैन की रिपोर्ट। संभल से लव जिहाद का सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां फरेबी ने एक नाबालिग को अपना शिकार बनाया, प्यार के जाल में फंसाकर हो गया फरार और जयपुर में किराए के मकान पर रह रहा था। लेकिन जब पुलिस ने दी फरेबी के घर पर दस्तक तो हो गया घिनौने खेल का खुलासा, जहां नाबालिग से नाम और पहचान दोनों छिपाई गई और बना लिया था आसिफ कुरैशी ने आशीष बनकर नाबालिग को अपना शिकार। देखिए मोहब्बत वाला खेल, जिहाद वाली साजिश। फिर बाहर आया लव जिहाद का जिन, नाम और पहचान छिपाकर किया फरेब। फरेबी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। इश्क के नाम पर फरेब करने वालों की जमात लगातार सक्रिय है और मासूम लड़कियों को फंसाने का काम लगातार किया जा रहा है। इस बार फरेबियों की शिकार बनी संभल की रहने वाली एक लड़की, जिसे इलाके के रहने वाले एक शख्स ने अपना शिकार बनाया। दरअसल संभल के चंदौसी थाने में नाबालिग से लव जिहाद का मामला सामने आया था, जिसमें परिवार के साथ साथ हिंदूवादी संगठन ने लड़की बरामदगी से लेकर फरेबी की गिरफ्तारी की मांग की थी। 7 जुलाई को लव जिहाद का मामला आया सामने। नाबालिग लड़की को बेला फुसला कर ले जाने का मामला। इलाके के आसिफ कुरैशी पर लगा था आरोप। पुलिस पर लगातार लड़की की बरामदगी का दबाव पड़ रहा था, जिसके बाद पुलिस ने तफ्तीश शुरू की। इसके लिए पुलिस ने 2 टीमें बना ली। इसी दौरान पुलिस को सर्विलांस के जरिए लड़का और लड़की की लोकेशन जयपुर मिली। संभल पुलिस ने जयपुर में डाली दबिश। एक घर से बरामद हुए लड़का और नाबालिग लड़की। लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे थे दोनों। इकरारनामे ने खोल दी आसिफ कुरैशी की पोल। थाना चंदौसी के अंतर्गत एक सप्ताह पहले एक वादी की तहरीर पर यह मुकदमा पंजीकृत किया गया था कि उसकी बेटी को आसिफ कुरैशी नामक व्यक्ति अपहरण करके ले गया है। पुलिस के द्वारा इस पूरे मामले की जांच की गई तो इसमें यह पाया गया कि ये दोनों अपहृत और अपहर्ता ये दोनों ही जयपुर में एक मकान किराए पर लेकर लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे थे। इनके पास से एक इकरारनामा भी बरामद किया गया है, जिसमें इन्होंने जो आसिफ कुरैशी है इसने अपना नाम आशीष करके लिखाया हुआ है। ये दोनों ही अलग अलग संप्रदाय के थे, अतः इसको कुछ लोग सांप्रदायिक रंग देने का भी प्रयास कर रहे थे। दरअसल युवती को पता ही नहीं था, जिसे वो आशीष समझकर प्यार में डूबी हुई है, वो आशीष नहीं बल्कि आसिफ कुरैशी है और इसका खुलासा इकरारनामे से हुआ है। नाबालिग युवती से आशीष बनकर मिला फरेबी। आशीष समझकर प्यार के जाल में फरेबी ने फंसाया। इकरारनामे में खुद का नाम आशीष लिखा। पुलिस के सामने आशीष ने कबूल किया गुनाह। आशीष का असली नाम आसिफ कुरैशी। इस खुलासे के बाद नाबालिग भी सन्न रह गई कि जिसे वो आशीष समझ रही थी, जिसके इश्क में डूबी हुई थी, नई जिंदगी की ख्वाब देख रही थी, दरअसल वो आशीष नहीं बल्कि आसिफ कुरैशी है। फिलहाल पुलिस ने नाबालिग लड़की को परिजनों के हवाले कर दिया, तो वहीं नाम और पहचान छिपाकर प्यार का घिनौना खेल खेलने वाले आसिफ कुरैशी को जेल भेज दिया है। पुलिस के द्वारा जो अपहृता है इसकी बरामदगी की गई है। इसको मेडिकल व 164 के लिए माननीय न्यायालय भेजा जा रहा है। जो अभियुक्त है आसिफ कुरैशी, इसको गिरफ्तार किया गया है। इसको भी माननीय न्यायालय रिमांड के लिए भेजा जा रहा है। इस टीम को जिन्होंने ये बरामदगी की है, इनको 5000 रुपये का पुरस्कार देने की घोषणा की जाती है। साथ ही इस प्रकार के जितने भी मामले हैं जो जनपद संभल में चल रहे हैं, चूँकि इस समय त्योहारों को लेकर एक संवेदनशील माहौल है, अतः इसमें एसओजी की टीम व सर्विलांस के द्वारा त्वरित कार्रवाई की जा रही है और सभी ऐसे अपहर्ता हैं उनको बरामदगी का प्रयास किया जा रहा है। लव जिहाद के इस मामले ने एक बार फिर से इन फरेबियों के चेहरे से पर्दा खींच दिया है, जिनको कानून का डर नहीं है और अपने मंसूबों को पूरा करने के लिए नाबालिग लड़कियों को फंसाते हैं।
एबीपी गंगा के लिए संभल से राजू यादव की रिपोर्ट। राजधानी में थोक के हिसाब से खुल रहे अस्पतालों ने जिंदगी बचाने के पेशे को शर्मसार कर दिया है, जिसकी शिकायत लगातार मिल रही थी और अब प्रशासन ने चलाया कार्रवाई का डंडा तो पता चला कि जिंदगी से खिलवाड़ करने वाले खिलाड़ियों की लंबी चौड़ी फहरिस्त है, जिसके बाद 7 अस्पतालों पर लगा दिया सरकारी ठप्पा। देखिए, न लाइसेंस न सर्टिफिकेट, कोरोना का गुनहगार रैकेट। सांसों के सौदागर पर चला चाबुक, जिंदगी से खिलवाड़ करने वालों पर कार्रवाई, राजधानी में अस्पतालों पर गिरी गाज। कोरोना काल में जिंदगी बचाने की जिम्मेदारी जिन अस्पतालों की थी, वही अस्पताल जिंदगी से खिलवाड़ करने लगे और जब प्रशासन ने कार्रवाई शुरू की तो मच गया हड़कंप। दरअसल लगातार मिल रही शिकायतों के आधार पर प्रशासन ने लखनऊ के 45 अस्पतालों पर छापा मारा। अस्पतालों पर इलाज के नाम पर उगाही का आरोप था, मरीजों से धोखाधड़ी का लगा था आरोप, नियमों के उल्लंघन का लगा था आरोप। इन आरोपों को ध्यान में रखते हुए प्रशासन ने सख्त कार्रवाई शुरू की, जिसकी जद में लखनऊ के कई अस्पताल आ गए। स्वास्थ्य विभाग की टीम ने मारा छापा, 45 अस्पतालों पर हुई छापेमार कार्रवाई। अस्पतालों और ट्रॉमा सेंटर में मिली खामियां, 7 अस्पतालों पर लगा सरकारी ठप्पा। लखनऊ जिला प्रशासन ने मानकों के विपरीत चल रहे 7 अस्पतालों पर सीलिंग की कार्रवाई की है। दरअसल एक दिन पहले ही जिला प्रशासन ने 45 अस्पतालों पर छापे मारे थे, जिनमें से 29 अस्पताल मानकों के विपरीत चलते मिले थे और फिर सीएमओ ने उन्हें नोटिस जारी किया था। 7 अस्पतालों को सील भी किया गया है। डीएम के आदेश पर 6 टीमों का गठन किया गया, जिसके बाद राजधानी के 45 अस्पताल और ट्रॉमा सेंटर का निरीक्षण किया गया, जिसमें अधिकतर अस्पतालों ने नियमों को मजाक बनाकर रख दिया। कई अस्पतालों में नहीं मिले डॉक्टर्स, कई अस्पतालों के पास नहीं मिला लाइसेंस, कई अस्पतालों का लाइसेंस हो चुका था खत्म, एम्बुलेंस फिटनेस सर्टिफिकेट नहीं मिला, फार्मेसी से संबंधित दस्तावेज बरामद नहीं हुए। जैसे ही प्रशासन की तरफ से अस्पतालों पर छापेमार कार्रवाई शुरू हुई, वैसे ही हड़कंप मच गया। राजधानी के 45 अस्पतालों में से 7 अस्पतालों को आनन फानन में सील कर दिया गया, जिसमें सैफालिया आई केयर एंड हॉस्पिटल, सम्राट हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, न्यू एशियन हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, चंद्रा हॉस्पिटल और हिम सिटी हॉस्पिटल, हर्बल हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर और बेस्ट केयर ट्रॉमा सेंटर शामिल है। इस दौरान जिन अस्पतालों में मरीज भर्ती थे, उनको दूसरे अस्पतालों में शिफ्ट किया गया। जिंदगी को मजाक बनाकर रखने वाले और अस्पतालों को कमाई का जरिया समझने वाले अस्पतालों पर कार्रवाई ने लखनऊ में हड़कंप मचा दिया है। इसके साथ ही ऐसे अस्पतालों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने के आदेश भी दे दिए गए हैं। ये जो अस्पताल चलाए जा रहे थे वो आउटर इलाके में बनाए गए थे और जब वहां पर छापेमारी की कार्रवाई की गई तो वो मानकों के विपरीत मिले। कई जगहों पर तो वो जरूरी दवाइयाँ नहीं थी, जरूरी इक्विपमेंट नहीं थे जो कि एक अस्पताल में होने चाहिए। इनमें से 4 अस्पताल ऐसे थे जहां पर मरीज अभी भर्ती थे और उन्हें दूसरे अस्पतालों में स्थानांतरित करने के बाद वहां सीलिंग की कार्रवाई की गई है। इस पूरे मामले से ये साफ है कि लखनऊ के आसपास जो इलाके हैं वहां पर इस तरीके के तमाम अस्पताल मानकों के विपरीत चल रहे हैं। कैमरा से जितेंद्र के साथ अनुभव शुक्ला, एबीपी गंगा, लखनऊ।